Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about cash flow statement. Today we will discuss about financing activity. तो इससे पहले हमने ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एंड लास्ट एक्टिविटी विच इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप किन ट्रांजेक्शन्स को लेते हो जो आपकी फाइनेंस अरेंज करने से रिलेटेड जो भी काम हमने किए. अब उससे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा कैश का, दैट डिपेंड्स. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस अरेंज करने के लिए हमने किया है इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स. तो इससे क्या होगा, कैश का इनफ्लो हो जाएगा. अब इन्हीं शेयर और डिबेंचर्स को अगर हमने कर दिया रीपे या मीन्स इनका कर दिया रिडम्पशन. रिडम्पशन करने का क्या मतलब होता है कि इनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देना. इनसे हमने जो भी कैपिटल अरेंज की थी उसको हमने रीपेमेंट कर दिया, रिडम्पशन कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे हो गया. तो उससे क्या हो जाएगा, बिजनेस में कैश का आउटफ्लो हो जाएगा. उसके अलावा क्या हो सकता है आपके पास कि इनके ऊपर जो भी कॉस्ट हमें पे करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, डिवेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, प्रेफरेंस और इक्विटी के ऊपर आपको डिविडेंड पे करना होता है. तो ये हो गई इसकी कॉस्ट. तो ये भी आउटफ्लो के रूप में आपको दिखानी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. क्लियर? ये हमने फॉर्मेट में भी ये चीज़ें डिस्कस की थी. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कभी भी ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी कि आप इतना इंटरेस्ट पे कर दो डिबेंचर्स पे या इतना डिविडेंड पे कर दो. वो सिंपली आपको रेट साथ में शो कर देंगे कि 9% डिबेंचर्स बता देगा कि प्रीवियस ईयर में इतने थे, करंट ईयर में इतने के हो गए डिबेंचर. आप ये तो देख लोगे कि नए कितने के इशू हो रहे हैं, कि प्रीवियस और करंट ईयर में जितना डिफरेंस है उतने नए डिबेंचर इशू हो गए या रीपे हो गए. बट हम ये 9% को इग्नोर कर देंगे अगर, तो हम डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे आउटफ्लो में. वहाँ गलती हो जाएगी. रेट बताने का मतलब ही यही है कि बता रहा है कि डिवेंचर्स जितने के भी आपके हैं उसके ऊपर 9% से इंटरेस्ट पे करो. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको इंटरेस्ट को आउटफ्लो के रूप में शो करो. जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के साथ लिख दिया 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसका मतलब ही यही है कि उन प्रेफरेंस शेयर्स पे 12% से आपको डिविडेंड पे करना है. ये बात हमें ध्यान रखनी है. अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर मिलेगी कि आपको दो बैलेंस गिवन होंगे. एक होगा आपका प्रीवियस ईयर और दूसरा होगा आपका करंट ईयर. तो उसका डिबेंचर्स का हो, शेयर्स का हो, 2 सालों का आपको बैलेंस गिवन होगा. तो आप कौन से वाले बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करोगे, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर. तो यहाँ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि चाहे करंट ईयर में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर है या फिर किसी भी तरह का कोई भी बोरोइंग या लोन है, तो आपने ये अज्यूम करके चलना है कि 31 मार्च को या आपने नए इशू किए होंगे या आपने उनका रीपेमेंट किया होगा. तो जो चीज़ हो ही पर्टिकुलर 31 मार्च को रही है, इट मीन्स पूरा साल तो वही बैलेंस रहा ना जो प्रीवियस ईयर से चला आ रहा बैलेंस था, जो पहले से चला आ रहा है वही बैलेंस रहा. 31 मार्च को एक दिन में हमने स्टेटस चेंज किया कि नए या तो इशू किए होंगे या नए आपने रिडीम कर दिए होंगे पुराने वाले. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में 2 लाख के थे, करंट ईयर में 3 लाख के हो गए. तो ये जो 1 लाख का चेंज आ रहा है हम ये मानते हैं कि हमने ये चेंज 31 मार्च, अगर आपका करंट ईयर है 2019 और प्रीवियस है 2018, तो 31 मार्च 2019 वाले दिन हमने नए 1 लाख के इशू किए. तो पहले पूरा साल कितने रहे, वही रहे जो पुराने थे 2 लाख के. तो बेसिकली कंक्लूजन इज दैट कि अगर आपने डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, वो प्रीवियस ईयर वाले बैलेंस के ऊपर करना है, ये मान के कि प्रीवियस ईयर वाला ही करंट में चला आ रहा है. जो भी चेंज आ रहा है वो पर्टिकुलर 31 मार्च को आ रहा है. तो वो एक दिन में तो हम नहीं कह सकते ना कि 1 लाख के डिवेंचर इशू किए उसके ऊपर इंटरेस्ट भी उसी दिन सेम दिन ही जो है पे कर दो, नहीं. और अगर कम भी हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि हमने उस पर्टिकुलर डे पे सेल किए हैं. अगर सपोज करो 3 लाख रुपीज़ के थे और आपका करंट ईयर में आके 2,50,000 हो गए,
कम हो गए ना, रिडम्पशन हो गया, तो आपने ये मानना है कि रिडम्पशन सेम 31 मार्च को हुआ है, तो इसका मतलब वो अपना इंटरेस्ट जो है या अपना डिविडेंड जो है वो तो पूरे बैलेंस में मांगेंगे ना 3 लाख पे ही। तो उस तरह से आपको लेके चलना है। बट अगर पर्टिकुलरली शो कर दे सम में कि आप ये मान के चलो कि भाई 1 अप्रैल को हो रहा है, तो फिर 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग फिर स्टेटस चेंज हो जाएगा, फिर इससे अपोजिट हो जाएगी बात कि भाई मैंने 1 अप्रैल को ही अगर रिडम्पशन कर दिया था तो फिर तो मैं 2,50,000 के ऊपर उनको पे करूंगी, और यहाँ भी अगर मैंने 1 अप्रैल को ही नए इशू कर दिए थे तो फिर तो इन 3 लाख के ऊपर हम फिर करंट ईयर पे आ जाएगी बात कि करंट ईयर में जितना बैलेंस है तो वो अगर 1 अप्रैल को हो रहा होगा तो फिर करंट ईयर पे आ जाएगी बात, फिर करंट ईयर चूज करोगे। और अगर आपको कुछ नहीं कहा गया है तो फिर आप बस प्रीवियस ईयर के बैलेंस के ऊपर आपने इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी है वो पे करना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि कितना डिविडेंड का प्रपोजल दिया गया है। तो ये डिविडेंड का जो प्रपोजल है ये प्रीवियस ईयर में दिया जाता है, करंट ईयर में ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है, एक्चुअल में पे होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपको प्रपोज डिविडेंड दोनों सालों का बताया है, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी, तो आपका काम सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले से है कि प्रीवियस ईयर में इतना प्रपोजल हुआ था और वो इस साल एक्चुअल में पे हो जाएगा। तो आपने प्रीवियस ईयर वाले को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो के रूप में दिखाना है कि इतना डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, क्योंकि डिक्लेयर वो करंट ईयर में हुआ है। प्रीवियस ईयर में जितना प्रपोजल था वो इस साल की आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए उसको आउटफ्लो के रूप में दिखाना है, नंबर 1। नंबर 2, यही प्रीवियस ईयर का आपने प्रपोज्ड डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस ऐड कर देना है जब आप निकाल रहे होते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। बिफोर टैक्स लिखते हैं वैसे वहाँ हम, बट डिविडेंड भी ऐड होता है उसके अंदर वापस, क्योंकि बिफोर अप्रोप्रिएशंस निकालना होता है। तो आपका बेसिकली कंक्लूजन इज दैट कि करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड के साथ कोई काम नहीं है, ना कहीं ऐड होगा ना कहीं लेस होगा, कुछ भी नहीं करना, जस्ट इग्नोर इट। बस सिंपल सी बात, इग्नोर इट। आप सिर्फ उठाओगे प्रीवियस ईयर का, 2 जगह पे काम आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में वापस ऐड कर देना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो के रूप में दिखाना कि इतना डिविडेंड इस साल मेरा एक्चुअल में पे हो रहा है। हो गई क्लियर प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड। अब इसी से एक मिलती जुलती बात आ जाती है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्योंकि ये भी तो प्रॉफिट में वापस ऐड होता है ना, तो ये भी इसमें भी 2 सालों के बैलेंस दिए होते हैं, एक प्रीवियस ईयर का दिया होता है और दूसरा जो है वो करंट ईयर का दिया होता है। ये प्रोविजन होता है कि हम इनकम टैक्स के लिए बनाते रहते हैं कि हमें जो एक्चुअल में जब इनकम टैक्स पे करना पड़े तो इस प्रोविजन में से हम पैसा निकाल करके पे कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो प्रोविजन पिछले साल बनाते हो यानी प्रीवियस ईयर में, उतना टैक्स आप करंट ईयर में आकर के पे कर देते हो। करंट ईयर की शुरुआत में आपने उतना टैक्स पे कर दिया कि मैंने प्रीवियस ईयर में ये प्रोविजन बनाया था। तो आपको जो एक्चुअल टैक्स की पेमेंट माननी है वो आपने वो लेनी है जितना आपने प्रीवियस ईयर में प्रोविजन बनाया था। इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ, जितना प्रीवियस ईयर में प्रोविजन बनाया था उतना आपका एक्चुअल टैक्स पेड माना जाता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट ही बता दिया जाता है कि एक्चुअल टैक्स की पेमेंट इतनी है, तब तो क्लैरिटी है, उतना टैक्स पे करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से उतना टैक्स पे करके शो कर दो। नहीं बताया तो प्रीवियस ईयर में जो प्रोविजन था उतना टैक्स आपका पे होगा करंट ईयर में, वही सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो कर दो। दोनों में से सिचुएशन देख लो, बता रखा है क्लियरली कितना टैक्स है वो ले लो, नहीं बता रखा तो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन एक्चुअल टैक्स की पेमेंट को लेकर के मान लो। नंबर 2, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को प्रीवियस ईयर का टैक्स का प्रोविजन पता ही ना हो, तो फिर आपने करंट ईयर पे आ जाना है कि करंट ईयर में जितना प्रोविजन बना था उतना ही मेरा टैक्स पेड है, तो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उतना टैक्स पेड शो कर देना है। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रख के चलनी है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की, कि जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे होते हो, वैसे कर चुके हो ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग में निकाला है, तो उस टाइम पे जो प्रोविजन आपने इसमें ऐड करना होता है, बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो ऐड करना होता है
वो आपने करंट ईयर वाला करना होता है। कि आपने जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो उसके अंदर जो प्रोविज़न ऐड होगा वो प्रीवियस ईयर का प्रोविज़न ऐड नहीं होगा, वो करंट ईयर का प्रोविज़न वापस ऐड होगा। ये ध्यान में रखें कि करंट ईयर का प्रोविज़न प्रॉफिट में वापस ऐड होता है ताकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकें। क्यों? क्योंकि करंट ईयर वाला ही प्रोविज़न ऐड करेंगे ना, क्योंकि अभी अभी वाले प्रॉफिट में से तो वही प्रोविज़न बना है। तो हमें तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट फेयर चाहिए, तो उसमें जो हमने अभी अभी प्रोविज़न बनाया उसको वापस ऐड कर देते हैं ताकि हमें मिल जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक। लेकिन अगर बात करें टैक्स की एक्चुअल पेमेंट की, एक्चुअल पेमेंट बताई है, गुड इनफ, वो ले लो। नहीं है तो प्रीवियस ईयर वाले को एक्चुअल टैक्स पेड मानना है। प्रीवियस भी नहीं है देन आपने करंट ईयर वाले को एक्चुअल टैक्स पेड मानना है। एक्चुअल टैक्स पेड की ज़रूरत है जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एंड हो जाएगा, तो एंड में जो लेस करते हो टैक्स की पेमेंट, वहां एक्चुअल टैक्स पेड चाहिए। अब ये भी हो गया डिस्कस, ये के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके बाद हम देखेंगे एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, फिर हम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का एक अकाउंट बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाना है हमें। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ वही बस आपको रेट बता रखी होगी, उसका आउटफ्लो दिखाना नहीं भूलना। बाकी सब चीजें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बाकी सब तो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है हमारे पास 29 इलस्ट्रेशन है। व्हाट इट सेज देखिए, आपको बताया गया है कि भाई प्रीवियस और करंट ईयर के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स के बैलेंस हैं, और कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ में दिया गया है। तो देखो इसमें क्या कुछ है। कहता है कि इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। ठीक है, प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ओके, अब देखिए जब कुछ रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा तो आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा रिडम्पशन के टाइम। डिबेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। ठीक है, मीन्स आपको बताया गया ना प्रीवियस और करंट ईयर के, तो एक्चुअल में कैश फ्लोज कितने होंगे। देखो नए डिबेंचर्स तो 1 लाख के इशू हो रहे हैं, ये फेस वैल्यू है। 2 लाख आपके पास जो है 2017 से 2018 में नए डिबेंचर कितने के हैं, 1 लाख के शो हो रहा है, बट डिस्काउंट पर इशू किए हैं। ये फेस वैल्यू शो कर रहा है आपको कैपिटल की कि इतनी कैपिटल अरेंज हो गई, बट एक्चुअल में कैश कितना आएगा, डिस्काउंट लेस हो करके। आगे है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, खुद ही बता रहा है कि 14,000 है। नहीं भी बताएगा तो आपने फिर यहाँ पर देखना था कि आपको जो है, अब यहाँ पर देखो खुद ही कह रहा है 14,000 है, इट मीन्स ये डिबेंचर साल के शुरू में ही इशू हो चुके थे, तभी इसके ऊपर 14% के हिसाब से पे करना है आपको। अंडर राइटिंग कमीशन 10,000 है। तो बस अब यहाँ से हमें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की शुरुआत करनी है। जो भी हमने यहाँ पर नए शेयर अगर इशू किए हैं तो उससे रिलेटेड हम करेंगे, और नेक्स्ट आपको प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड भी बताया गया है प्रीवियस और करंट ईयर का, वो हम आगे लेंगे। फिलहाल हम करते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स कि इक्विटी शेयर्स आपके जो हैं वो कितने रुपीस के नए इशू हो रहे हैं। लेट्स सी, प्रीवियस ईयर में बैलेंस था 6, करंट ईयर में बैलेंस हो गया आपका 8 लाख रुपीस। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। एक बार अगर क्लैरिटी से देखो तो 2 लाख रुपीस के इशू हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसने ये कहा कि आपको जो है कितना प्रीमियम है यहाँ पर 15%, तो 30,000 रुपीस का प्रीमियम हो गया 2 लाख के ऊपर। 30,000 रुपीस का प्रीमियम, तो एक्चुअल कैश आपको कितना रिसीव होगा यहाँ पर 2 लाख प्लस 30,000, 2,30,000। और साथ में अगर इसकी अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री करनी है तो माइनस कर दो इसमें से अंडर राइटिंग कमीशन, नहीं तो अलग से आउटफ्लो के रूप में भी शो कर सकते हो। तो यहाँ से अगर माइनस करोगे कि 10,000 का मेरा अंडर राइटिंग कमीशन था, तो यहाँ आपके इन नेट जो इनफ्लोज आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2,20,000 के। नेक्स्ट हमने करना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो है रिडम्पशन हो रहा है उनका, और वो कितने प्रीमियम के ऊपर हो रहा है रिडम्पशन, 5% प्रीमियम के ऊपर। तो हमने 2 लाख रुपीस के
प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए 10,000 का, उसके ऊपर आपने प्रीमियम पे करना है 5% से, तो टोटल 2,10,000 का बिजनेस में से हो जाएगा आउटफ्लो, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो हमें पेमेंट करनी होगी ना, तो आउटफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हमने डिबेंचर्स इशू किए थे। देखो 2017 में कुछ नहीं था डिबेंचर्स, 18 में आकर के 1 लाख रुपीस के हो गए, बट 1% डिस्काउंट पर किए थे, तो डिबेंचर से आपको कितनी प्रोसीड्स होंगी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स इशू करने से हमें रिसीव हो जाएंगे 99,000 रुपीज, 1% कम बिकॉज डिस्काउंट था। तो देखो कैपिटल की फेस वैल्यू चाहे आपको वहां पर नोट्स टू अकाउंट जितने भी बताता रहे, लेकिन आपको यहाँ पर कैश की बात करनी है कि कितना कैश इनफ्लो आएगा आपके पास, तो डिस्काउंट वाला पैसा तो नहीं आएगा ना, तो वही बात है 99,000 रुपीज आपको रिसीव होंगे डिबेंचर्स के ऊपर। अब उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको जो है वो पे करना है। अब प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, 2 सालों का बताया है, 2017 एंड 2018 का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो हमारे किसी काम का है ही नहीं, प्रपोज डिविडेंड में तो करंट ईयर को जस्ट इग्नोर, बस प्रीवियस ईयर का उठाना है। प्रपोज्ड डिविडेंड चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी हो, प्रपोज डिविडेंड आपने अपना प्रीवियस ईयर का उठाना है, और वो कितना है 90,000 पे किया है, क्योंकि तो आपने आउटफ्लो के रूप में शो कर देना है इसको। हाँ, इनकम टैक्स के बारे में जरूर है कि करंट ईयर का प्रॉफिट में वापस ऐड होता है, और एक्चुअल पेमेंट जो है वो इनकम टैक्स की वो लेस होती है लास्ट में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रपोज डिविडेंड में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ध्यान, प्रीवियस ईयर का आउटफ्लो के रूप में शो कर दोगे। नेक्स्ट उसके बाद प्रपोज डिविडेंड आपने जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी पे किया है, अब वो कितना किया होगा, वो होगा आपका जो भी रेट आपको बताई गई है, रेट कितनी है आपकी 12% रेट बोली गई है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड की, और प्रेफरेंस शेयर्स आपके जो हैं वो आपने रिडम्पशन कर दिया है देखो करंट ईयर में आकर के, बट हम ये मानेंगे ना कि जो प्रीवियस ईयर से चले आ रहे थे उसके ऊपर हमने डिविडेंड पे करना है, क्योंकि हम ये मानेंगे कि रिडम्पशन हमने 31 मार्च को किया था, तो इसका मतलब जो करंट ईयर वाला पूरा साल था तब तक तो रहे ना, 31 मार्च वाले दिन रिडम्पशन हुआ, तो बाकी पूरा साल तो वो रहे ना हमारे शेयर होल्डर्स, तो इसके लिए उनको 2 लाख रुपीज के ऊपर 12% से पे करोगे, तो 24,000 का आउटफ्लो दिखा दोगे डिविडेंड का ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी हो गया, देखो कहे या ना कहे आपको तो पे करना ही है। उसके बाद डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है 14,000 का, वो क्लियरली बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो अब डिबेंचर्स के ऊपर जो आपके डिबेंचर्स थे वो आपने नए साल में इशू आपके हुए हैं, अगर आपको खुद नहीं कहता तो यहाँ पर हम ये मान के फिर चलते कि हमने तो 31 मार्च को इशू किए, तब इंटरेस्ट पे नहीं होता, बट खुद क्लियरली कह दिया कि 14,000 का पे हो रहा है, तो फिर आपको आउटफ्लो के रूप में दिखाना होगा ये इंटरेस्ट। तो दैट्स ऑल, बाकी कोई और अदर नहीं है इंफॉर्मेशन एडिशनल, तो बस अब आप करोगे नेगेटिव आइटम्स को अलग से देखो कितनी बन रही है और टोटल कर लो बाकी पॉजिटिव का, तो नेट कैश यूज्ड आपका आ जाएगा नेगेटिव आइटम 19,000 रुपीज, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 19,000 रुपीज। तो इस तरह से हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जिन भी आपको डिविडेंड की या इंटरेस्ट की रेट है ना, उस रेट को भूलो मत, वो चीज़ आउटफ्लो के रूप में शो करो, बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन में होता है हमारे पास। तो ये तो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस। अब इसके बाद आ जाती हूँ मैं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का। आपको कई बार अकाउंट बनाना पड़ता है, वो क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमें करंट ईयर का या तो इनकम टैक्स नहीं मालूम होता कि कितना प्रोविजन हमने करंट ईयर में बनाया, क्योंकि करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, उसमें प्रीवियस ईयर में जितना बनाया था वो भी तो चला आ रहा है ना, इकट्ठे बैलेंस हैं। हमें जानना होता है कि हमने फ्रेश प्रोविजन करंट ईयर में कितना बनाया, या फिर हमने एक्चुअल में इनकम टैक्स कितना पे किया, तो उसके लिए आप बनाते हो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स
अकाउंट। अब प्रोविजन है तो दिख ही रहा है आपको कि लाइबिलिटी है ये, तो लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ होता है? क्रेडिट साइड में। तो आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, तो आपने ओपनिंग बैलेंस को लिखना है क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस को लिखना है डेबिट साइड में। उसके बाद आपको अब देखना होगा कि थर्ड इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है। अगर तो आपको एक्चुअल टैक्स पेड गिवन है तो उसको आप लिख दोगे टू बैंक अकाउंट की जितना मैंने एक्चुअल टैक्स जो है वो पे किया वो टू बैंक के थ्रू पे किया, तो यहाँ से निकलेगा आपका बाय प्रोविज़न मेड इन करंट ईयर कि करंट ईयर में मैंने कितना फ्रेश प्रोविज़न बनाया। ये जो आपको यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होती है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसमें ये नहीं पता कि फ्रेश कितना करंट ईयर में बना था। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने करंट ईयर में कितना प्रोविज़न बनाया, ये आपका हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, देन और क्लियर हो जाएगा आपको। तो या तो आपको प्रोविजन करंट ईयर का आप फ्रेश निकालेंगे यहाँ से बैलेंसिंग फिगर, और अगर आपको ये गिवन है कि इतना फ्रेश इस साल में बनाया तो आपको पता चल जाएगी एक्चुअल टैक्स की पेमेंट कितनी हुई है, तो आपको टू बैंक से बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये पता चलेगा। तो दोनों में से कोई एक आइटम मिसिंग होगी तो वो हमें देखना है कि हम जो है क्या आइटम मिसिंग है। दोनों में 3 आइटम्स आप फिल करेंगे, फोर्थ आइटम आपकी जो है वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपको मिलेगी। इसका एक न्यूमेरिकल अभी डिस्कस होगा। अब पहले बात करें कि हमने ये बनाना क्यों है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं क्यों बनाना है हमें। अब बनाना क्यों है का जवाब ये है कि करंट ईयर का जो प्रोविजन होता है आपका इनकम टैक्स का, उसका काम कहाँ होता है? प्रॉफिट में वापस ऐड करना। तो अगर मुझे फ्रेश प्रोविजन नहीं मालूम होगा तो मैं प्रॉफिट में ऐड कैसे करूँगी? उसके लिए चाहिए। और एक्चुअल टैक्स पेमेंट मेरे को क्यों चाहिए होती है? ताकि मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में उसको इनकम टैक्स के रूप में बता सकूं कि इतना इनकम टैक्स पे हुआ। तो बस बात यही है कि आपको इन 4 में से 3 आइटम्स गिवन होंगी, एक आइटम को आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकालोगे। तो अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम एक पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उससे हमारा सारा क्लब हो जाएगा जितना अब तक हमने किया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों बनाओगे क्योंकि फुल फ्लेज कैश फ्लो है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आप नाम दे देते हो ए, कि ये मेरा है ए एक्टिविटी, इसी से एक बात समझ में आएगी हमें। प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसको हमने दे दिया बी। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो है सी। तो आप करते हो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी बना ली फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इन तीनों में फिर हम क्या ऐड कर देते हैं? प्लस करना है इसमें आपको दिए होते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग एंड एट द एंड। बिगनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर, एंड का मतलब करंट ईयर के। तो आपने ऐड कर देने हैं एट द बिगनिंग वाले यानी प्रीवियस ईयर वाले, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, कोई और आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी दिया हुआ है वो सारा आपने क्लब करके लेना है। बिगनिंग वाला जितना बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो बिगनिंग वाले ऐड कर दोगे यानी प्रीवियस ईयर वाले, बिगनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर वाले जो है वो ऐड कर दोगे। तो अब आप ये तीनों एक्टिविटीज का जो भी टोटल आ रहा होगा उसके अंदर जैसे ही आप कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बिगनिंग वाले ऐड करोगे तो जो आपको मिलेगा आंसर में वो मिल जाएंगे आपको अपने आप ही। जो आपकी बुक में आपको या आपके स्टेटमेंट में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड के गिवन होंगे वो आंसर से आपके मैच हो जाएंगे। मीन्स तीनों एक्टिविटीज का टोटल और बिगनिंग वाले कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, इनको आपस में प्लस करने के बाद आपको अपने आप से निकल करके आ जाएंगे आपके सामने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड। तो आप मैच भी कर सकते हो क्योंकि गिवन होते हैं आपको एंड वाले।
तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट को ठीक बनाया। अब हम डिस्कस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम, और साथ ही साथ अभी तक हमने जो ये डिस्कस किया है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वगैरह, वो सब उसमें कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन 41। यहाँ बोला गया है कि आपको फॉलोइंग बैलेंस शीट है, इसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और आपको सारा इंफॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट से रिलेटेड एसेट लाइबिलिटीज़ का, और नोट्स टू अकाउंट में सारा आपको बताया गया इन डिटेल, शेयर कैपिटल के बारे में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में भी, रिजर्व सरप्लस। तो हमें अब फिलहाल क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। पहले तो हम देखो नोट्स में बनाते क्या है कि हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम बनाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं जैसे ही जाती हूँ रिजर्व सरप्लस के बैलेंस में, मुझे जनरल रिजर्व का अलग और प्रॉफिट लॉस के 2 सालों का बैलेंस दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी, 2017 और 18 का। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है। 45,000 और 1,35,000 दो बैलेंस दे रखे हैं प्रीवियस और करंट ईयर के, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। अब यहां आप लिखो भी करंट ईयर का जो मेरा प्रॉफिट बनता है वो दोनों का डिफरेंस यानी 90,000 रुपीज बन गया। ये हमेशा याद रखना, जब 2 सालों का प्रॉफिट गिवन है तो दोनों को माइनस करो, करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। तो मिल गया 90,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट है। अब मुझे इसमें वापस जो भी ऐड करनी है आइटम्स उनके बारे में सोचें। तो सबसे पहली चीज है जनरल रिजर्व, जो कि प्रीवियस ईयर में 70,000 का था, अब हो गया है 1,25,000। तो नया मैंने कितना ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व के अंदर अमाउंट, दैट विल बी 55,000 रुपीज। तो ऐड कर दो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आपने 55,000 रुपीज जनरल रिजर्व में ऐड करे हैं, हो गया। अब उसके बाद हमें और देखना है कि और क्या कुछ है। हम इसमें क्या ऐड करते थे, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब क्या कोई प्रपोज डिविडेंड गिवन है, हमें नहीं है, तो नहीं ऐड होगा। फिर इंटरिम डिविडेंड नहीं गिवन। उसके बाद हम ऐड करते थे बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं, तो बिफोर टैक्स निकालने का मतलब अगर इस साल से रिलेटेड कोई प्रोविजन है जो कि मैंने मेरे प्रॉफिट में से बनाया है तो उसको वापस ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे मिल जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब देखो प्रोविजन के 2 सालों के बैलेंस गिवन है 40,000 और 50,000। इट मीन्स नए साल में कुछ ना कुछ प्रोविजन तो क्रिएट हुआ है। तो आपको वही निकालना है कि मैंने जो है वो नया प्रोविजन कितना बनाया है। अब ये इतना इजीली नहीं आप कह सकते कि भाई 40,000 रुपीज मेरा पिछले साल था और 50,000 का इस साल क्लोजिंग बैलेंस है तो मैंने 10,000 नया बनाया है, नहीं। यहां इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक्चुअल में इनकम टैक्स पेड भी आपको गिवन है, उसका यूज करते हुए आपको निकालना होगा कि करंट ईयर का फ्रेश प्रोविजन कितना था, बिकॉज ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस में जितनी पेमेंट आप कर चुके होते हो वो चार्ज होती है, तो इसीलिए यहां पर हम बनाएंगे आपका प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमने करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया था। क्योंकि लाइबिलिटी है आपकी, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, और ओपनिंग बैलेंस हमारा प्रोविजन से रिलेटेड कितना है 40,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस कैरेड डाउन 50,000 का। अब मैंने कहा था ना 3 चीजें गिवन होंगी, तो अब स्टेटमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है इनकम टैक्स जो एक्चुअल में पेड है वो कितना है 43,000 का। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 43,000। तो 43,000 हमने लिखा। अब फोर्थ आइटम हमारी क्या निकल करके आएगी, बाय प्रोविजन मेड फॉर करंट ईयर। मेड फॉर करंट ईयर तो टोटल कर लो, इस साइड का टोटल है आपके पास 93, तो यहां आपको बैलेंस से फिगर मिल जाएगा 53,000। अब क्लोज कर दो 93 और 93।
तो देखो अब इस प्रोविजन को वापस मैं ऐड करूंगी, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग करंट ईयर। तो करंट ईयर में मैंने जो प्रोविजन बनाया वो कितना था, 53,000 का, ये भी वापस ऐड हो जाएगा। और जितना रिजर्व में ट्रांसफर किया वो तो ऐड करना ही है वापस हमें। तो अब आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सम शुरू होगा, ये प्रॉफिट टोटल कितना बन गया, 1,98,000। ये आपका प्रॉफिट बना। इससे आपने अब अपने सम की शुरुआत करनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो अब हमें क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि प्रोविजन हमने 53 का बनाया, एक्चुअल टैक्स की पेमेंट चाहे हमें 43 करनी पड़ी, लेकिन प्रॉफिट में से तो एक बार प्रोविजन चला गया था ना 53 का, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा वापस ऐड करके। ये नहीं कर सकते कि बिफोर टैक्स चाहिए तो चलो वापस टैक्स ही ऐड कर दो जितना पे किया, नहीं। प्रोविजन आपने बनाते टाइम प्रॉफिट में से कितने माइनस किए थे, 53, उसी 53 को मैंने वापस ऐड किया है। और ये मिले मुझे कैसे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का लेजर बना करके। अब स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। वन बाय वन तीनों एक्टिविटीज हैं हमारी, उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फिर जितना भी कुछ डिस्कस किया वो सारा आपका यहां पर आकर के क्लब हो जाएगा। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। करंट ईयर है हमारा 2018। अब यहाँ ये जो कॉलम है हमारा, ये जो कॉलम मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर हम लास्ट में जो तीनों एक्टिविटीज का एक एक एक्टिविटी का आंसर आता जाएगा वो लिखते जाएंगे और तीनों एक्टिविटीज का टोटल करेंगे। और यहाँ हम एक्टिविटीज के जो भी अमाउंट है उनकी डिटेल लिखेंगे। तो अब हमारी एक्टिविटी ए, यानी लिखोगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत। और अभी अभी मैंने जो प्रॉफिट निकाला उससे होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हमने अभी अभी लिया है, 1,98,000 रुपीज। अब एडजस्टमेंट करनी है आपको इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो अब आपको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग लेनी है तो डेप्रिसिएशन की बात आएगी, गुडविल की बात आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या बैलेंसेस गिवन है और क्या क्या हमें लेजर अकाउंट बना करके निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको जो है नोट्स टू अकाउंट में क्या गिवन है, गुडविल से रिलेटेड बैलेंस गिवन है कि 36,000 की थी और 20,000 की हो गई, कम हो रही है गुडविल। तो इट मीन्स क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है। 16,000 से गुडविल हमारी रिटर्न ऑफ हो गई, वापस उसको ऐड कर दो, गुडविल रिटर्न ऑफ 16,000। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अब हम देखें कि डेप्रिसिएशन के बारे में क्या कुछ है। तो यहां क्या है कि डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्ट ही बता दिया गया है कि प्लांट पर कितना है और बिल्डिंग पर कितना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो वापस ऐड कर दो उसको, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग। तो टोटल डेप्रिसिएशन है 70,000 का। तो 70,000 इकट्ठा आप राइट कर दीजिए बेशक से, या फिर आप 1 बाय 1 करके 60 एंड 10 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी नॉन कैश आइटम्स, गुडविल का रिटर्न ऑफ होना और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। और देखें कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहां पर आपके पास आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज 2,84,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हमने आगे कंटिन्यू करना है। मींस कब ऐड होगा, जब करंट एसेट्स आपकी कम हो रही होंगी और लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी। तो देखें अब हम कि हमारी करंट एसेट्स कुछ ऐसी हैं जो डिक्रीज हो रही हैं। तो ऐसी करंट एसेट यहाँ पर तो नहीं है हमारे पास कोई,
बट येस वी आर हैविंग लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 12,000 से, वो 12,000 राइट कर दो। अब लेस करना है जब हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारे पास इन्वेंट्री जो कि इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस से करंट ईयर में 5,000 से, एंड देन है ट्रेड रिसीवेबल्स 1,65,500 से। तो टोटल करंट एसेट्स का इंक्रीज है 1,70,500 रुपीज। तो अब यहां पर ये ध्यान में रखें कि ये लेस की आइटम है आपके पास, तो लेस करोगे इसको, ये ऐड करना है, ऐड होने के बाद यू विल गेट 2,96,000 और लेस करोगे 1,70,500, देन यू विल गेट 1,25,500 रुपीज। लेस इनकम टैक्स पेड, ये एक्चुअल इनकम टैक्स पेड है। अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि अगर तो बिल्कुल आपको क्लैरिटी से बता दे कि इतना इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में उतना इनकम टैक्स माइनस कर देना। लेकिन प्रॉफिट में ऐड प्रोविजन ही होगा कि जितना प्रोविजन बना था वो तो हमने कर ही दिया है। अब इनकम टैक्स अगर पेड नहीं मालूम हो तो प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन था उसको मानना कि वो इनकम टैक्स पेड है। अगर प्रीवियस ईयर का प्रोविजन भी ना पता हो तो करंट ईयर के प्रोविजन को मानना कि इतना इनकम टैक्स पेड है। लेकिन इनकम टैक्स पेड करना जरूर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो अभी तो मुझे स्ट्रेट मालूम है कि मैंने 43,000 का इनकम टैक्स पे किया था, सब में आपको क्लैरिटी से बोला गया है। तो यहाँ आपको नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएंगे 82,500 रुपीज। लिखोगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 82,500 रुपीज। तो अब ये आपका एक्टिविटी ए का फाइनल आंसर आ चुका है। अब हमें स्टार्ट करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अब देखते जाओ क्या क्या आपके पास आइटम्स हैं। तो अब आपको जो है बिल्डिंग और प्लांट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन है, बट ये चीज बहुत सिंपल हो जाती अगर इनके ऊपर डेप्रिसिएशन ना लग रहा होता। तो क्लैरिटी से बस ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस में डिफरेंस देख लेती कि मैंने परचेज किया या सेल किया है, बट क्योंकि डेप्रिसिएशन दे देता है तो आपको इनका लेजर बनाना होता है देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या परचेज हो रहा है और कितना सेल हो रहा है। तो दोनों के ही लेजर बनेंगे आपके पास। यहां बना लो प्लांट अकाउंट। अब प्लांट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखो। प्लांट अकाउंट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 40,000 रुपीज, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस है 1,00,000 रुपीज। और डेप्रिसिएशन इससे रिलेटेड हमने प्लांट पे चार्ज किया था 10,000 का, और कोई सेल वगैरह बता नहीं रहा है, तो अगर सेल वगैरह होती तो वो भी सब राइट होती कि सेल हो रहा है इतने का एक्सेट्रा। तो अब बस देख लो कि आपकी परचेज कितने की आ रही है। क्रेडिट साइड का टोटल है 110 और यहाँ है आपके पास 40, तो 70,000 रुपीज की टू बैंक करके आपको मिल गई परचेज। देखो अब अगर आप डायरेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग से कंपेयर करते तो 70 नहीं 60 की परचेज आती, क्योंकि डेप्रिसिएशन था तो फिर लेजर बना करके ही आप निकालोगे कि आपने कितने का परचेज किया है या सेल है। नेक्स्ट आपके पास है अब बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट में भी सेम बात चलेगी। अभी तो यहाँ इंफॉर्मेशन सेल से रिलेटेड है नहीं, सेल से रिलेटेड होती तो वो भी आप यहाँ पर सेल भी पोस्ट करते। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग अकाउंट का है आपके पास 2,00,000 रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस है बिल्डिंग अकाउंट का 1,80,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 60,000 का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब देखो कि यहाँ का टोटल बनता है 240, तो 40,000 रुपीज की यहाँ आपको मिल गई परचेज टू बैंक बैलेंसिंग फिगर।
तो एक तो 40,000 की परचेज है, एक 70,000 की। तो लिख दो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कि आपने जो है वो परचेज ऑफ बिल्डिंग और परचेज ऑफ प्लांट किया है, परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ प्लांट। बिल्डिंग का परचेज है 40,000 का, आउटफ्लो हो जाएगा ये भी कैश का, और 70,000 की है प्लांट की, ये भी आउटफ्लो के रूप में। तो टोटल आपका नेगेटिव ही आ जाएगा, 1,10,000 के नेगेटिव है, मीन्स नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो यहीं पर आपका आंसर बन जाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये भी आपका एक्टिविटी बी भी यहाँ जो है वो पूरी होती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपके उनसे रिलेटेड हमें निकालना है कि हमारा क्या आंसर बनता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अब देखो क्या कुछ इंफॉर्मेशन है आपको शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड, क्या कुछ हमें गिवन है। तो शेयर कैपिटल है आपकी 2,25,000 की थी और 2,50,000 की हो रही है। अब उसको आगे डिस्क्राइब किया गया है कि वो प्रेफरेंस और इक्विटी में है। तो देखो नोट्स टू अकाउंट में, यस प्रेफरेंस और इक्विटी में है। प्रेफरेंस शेयर्स जो थे आपके वो 1,50,000 के थे और 2 लाख रुपीज के हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो नए प्रेफरेंस शेयर्स मैंने जो है वो इक्विटी शेयर, सॉरी आपके जो इक्विटी शेयर्स थे 1,50,000 के थे और 2 लाख रुपीज के हो गए। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, नए इक्विटी शेयर्स मैंने 50,000 के इशू किए, वो आप लिख दोगे। नेक्स्ट है आपके पास प्रेफरेंस शेयर 75 के थे और 50,000 के हो गए। तो इट मीन्स 25,000 के हमने क्या कर दिए, रिडीम कर दिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब इन प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में आपको कोई रेट बताई गई है तो उस रेट से आपने जो है डिविडेंड पे करना है। नहीं बताई गई है तो फिर आप नहीं पे करोगे, और कोई बोरोइंग भी नहीं है जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते, रेट बता रखी होती तो नहीं करोगे। अब यहाँ पर आपके नेट कैश आपका जो आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, दैट विल बी 25,000। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 25,000, फाइनल आंसर ये यहाँ राइट करोगे। अब तीनों एक्टिविटीज का जो भी आपके पास फाइनल आंसर आपको मिला है उन तीनों को क्लब करो, यानी प्लस करके उसमें बिगिनिंग वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस कर दो। फिलहाल तो करोगे तीनों एक्टिविटीज का टोटल, जिसमें से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपके पास है माइनस में आइटम 1,10,000 का, तो उसी अकॉर्डिंग करोगे। तो तीनों एक्टिविटीज को प्लस करने के बाद you will get, so here you will get 2,500 rupees नेगेटिव फिगर। तीनों एक्टिविटीज का टोटल जो है, तीनों एक्टिविटीज को क्लब करने के बाद नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करोगे इसमें। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में कितने थे आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, चेक करो बैलेंस शीट में 12,500 रुपीज। तो अब आपके पास फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में आपके पास 2,500 पड़ा है और 12,500 प्लस किया है आपने, तो आपको मिलेगा यहाँ आंसर 10,000, और 10,000 आपका किससे मैच हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड से। तो यही हमें करना होता है कि आपका तीनों एक्टिविटीज का जो टोटल आता है, फिलहाल यहाँ टोटल माइनस में आया था 2,500, उसमें ऐड करते हैं बिगनिंग वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड से मैच होना चाहिए, और मैच हो रहा है हमारा 10,000 आ गया आंसर, और 10,000 ही हमारे एट द एंड वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो बस यही आपका प्रूफ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी राइट बनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस करें इसके न्यूमेरिकल्स को, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 8 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है आपके पास, तो बी सीरियस, इस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।